भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कठिन और लंबी लड़ाई का संकल्प लेके यहां आए, मंच पे बैठे और यहां सामने बैठे सभी साथियों, हम आज एक बहुत बड़ा और गंभीर काम कर रहे हैं। हम यहां इस मंच से इस देश के बहुत बड़े पदों पे आसीन, संवैधानिक पदों पे आसीन लोगों पे आरोप लगा रहे हैं। हम इस लोकतंत्र की बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों, जिनको करोड़ों करोड़ों लोग वोट देते हैं, उन पार्टियों पे उंगली उठा रहे हैं। लोकतंत्र में ये एक बड़ा और गंभीर काम है। इसलिए जाहिर है इस काम में पूरी संजीदगी बरतनी चाहिए, पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और पूरी जिम्मेवारी से ये बात कहनी चाहिए। इसलिए मैं बिल्कुल साधारण व्यक्ति की भाषा में इस केस के जो मुख्य, कोयले का जो केस है, इसके मुख्य तथ्य क्या है, हम सब में से ज्यादातर को पता है, लेकिन फिर भी एक न्यूनतम बात हम साधारण तरीके से समझने की कोशिश करें कि ये हो क्या रहा है और हम आज इस स्थिति पे क्यों पहुंचे हैं कि इस देश के इतने बड़े अधिकारियों, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, उन पे उंगली उठा रहे हैं। ये बात कहीं जल्दबाजी में तो नहीं कर रहे, बिना प्रमाण के तो नहीं कर रहे, अति उत्साह में तो नहीं कर रहे, कहीं गुस्से में आके तो ये नहीं कह रहे। पहला सवाल, ये जो कोयले का आवंटन हुआ, कोयले की खदानों को प्राइवेट पार्टियों को दे दिया गया, प्राइवेट भी और कुछ सरकारी पार्टियों को भी दिया गया, इस निर्णय में कोई गलती थी या नहीं थी? कल हमारे वित्त मंत्री के बयान से तो ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं कि कोई गलती नहीं थी। इससे पहले कपिल सिब्बल जी पिछले कांड पे कह चुके थे, जीरो लॉस, मतलब सरकार को कोई नुकसान हुआ ही नहीं इस निर्णय से, कोई गलती हुई नहीं, आप इतना क्यों हल्ला कर रहे हैं? एक साधारण बात है साहब, अगर गलती नहीं थी, अगर पुराना निर्णय अच्छा था, जिस तरीके से आपने कंपनियों को बांटी है कोयले खदान, तो भाई आपने बदली क्यों इस नीति को? आपने खुद बदला ना इस नीति को। आपके प्रधानमंत्री ने सन 2004 में कहा कि ये नीति गलत है, हम इसे बदलेंगे, हम इसे जल्द से जल्द बदलेंगे, तुरंत बदलेंगे। ये 2004 में आपके प्रधानमंत्री ने कहा, हमने नहीं कहा। आपकी सरकार के कोयला विभाग का सचिव, जो सबसे सीनियर अफसर होता है, उसने चिट्ठी लिख के कहा कि ये पुरानी नीति गलत है, इसको तुरंत बदलना चाहिए। सरकार ने 2 कमेटियां बिठाई, एक नहीं 2 कमेटियां, दोनों कमेटियों ने कहा कि ये नीति बदलनी चाहिए, ऑक्शन होनी चाहिए, नीलामी होनी चाहिए, सरकार को पैसा मिलना चाहिए। तो आपके प्रधानमंत्री ने कहा, आपके कोयला सचिव ने कहा, आपकी समितियों ने कहा और आपकी सरकार ने उस नीति को अंततः माना। अगर गलती नहीं थी तो ऐसा क्यों किया? और अगर गलती नहीं थी पीताम्बरम साहब, तो आप इस नीति को आज दोबारा क्यों नहीं बदल देते? बदल दीजिए, कहीं हम वापस पुरानी नीति पे जाएंगे। तो सार्वजनिक रूप से इतना झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। गलती है, कुछ तो गलत था कि आपने पलटा है इसे। दूसरी, चलिए कोई कहेगा कि भाई गलती हर एक इंसान से होती है, मेरे से होती है, मैं अपने घर में कोई चीज बदल करवाना चाहता हूं, 10 दिन में मुझे लगता है बाप रे किस ठेकेदार के हाथ फंस गया, ये तो गड़बड़ हो गई। गलती हर इंसान से होती है। तो क्या ये गलती नादानी की गलती थी? आपने अच्छी नीयत से किया, आप कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, कोई बात नहीं, भूल हो गई। ये हमसे भी होती है, अफसर से भी होती है, नेता से भी होती है। और मेरी आज भी धारणा है कि अगर किसी नेता और अफसर से देश का भला करते हुए कोई भूल हो जाए तो कोई बात नहीं, उसको आके कह देना चाहिए भूल हो गई, और उसकी अगर नीयत नेक है और अगर उसने पैसा इसमें नहीं बनाया तो उसे माफी मिलनी चाहिए। क्या ये ऐसी बात हुई है? साधारण बात समझिए। फिर इसमें सरकार क्या कहती है
कि भाई सरकार की बात सुन लीजिए, सरकार की बात ईमानदारी से यहां हमें सुननी चाहिए। सरकार कहती है कि कोयले खदानों में बहुत कोयला पड़ा था, हमारी सरकारी कंपनी कोयला निकाल नहीं पा रही थी, इसलिए हमें प्राइवेट कंपनी को लाना पड़ा कि ताकि दनादन कोयला निकाले और इससे हमारे देश के लोगों का फायदा हो, क्योंकि बिजली के दाम सस्ते हो जाएंगे। ये सरकार कहती है। भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपकी ये नियत हो तो आप क्या करोगे? आप कंपनियों को कहोगे, पहले तो आप अपनी कंपनियों को, सरकारी कंपनी को दोगे, दूसरा आप इन कंपनियों पे शर्त लगाओगे कि कोयला लेने के बाद आप दनादन कोयला निकालोगे, कोयले को सिर्फ बिजली के लिए बेचोगे और बिजली के लिए इस दाम पे बेचोगे, और बिजली की कंपनी पे पाबंदी लगाओगे कि अगर आप कोयला खरीदोगे इस दाम पे आपको सस्ता कोयला मिलेगा, तो आपको बिजली के दाम घटाने होंगे। ठीक बात है ना? सरकार ने ऐसा कुछ किया? कुछ नहीं किया। हमारे कोयला मंत्री कहते हैं कि जिन खदानों को हमने दिया उनमें से 80% ने तो अभी वहां पे कस्सी फावड़ा भी नहीं लगाया है। ये कोयला मंत्री कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। कोयला मंत्री कह रहे हैं कि 80% तो वहां पहुंचे भी नहीं है। तो भाई इतनी जल्दी क्या थी? अगर आपको इतनी जल्दी क्या थी फिर सारा अलॉट करने की? आप कह देते भाई नीति बन जाएगी तब दे देंगे। तो ये कोई नेक नीति से की हुई बात तो नहीं लगती। नेक नीति से की हुई इसलिए भी नहीं लगती कि उस वक्त आपके तमाम, ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूं, ये बात इस वक्त इस सरकार का कोयला सचिव जो अफसर है वो बात लिख लिख के कह रहा था इस बात को कि इससे बिजली के दाम नहीं घटेंगे। ये मैं आज नहीं कह रहा हूं, उस टाइम कहा जा रहा था कि बिजली के दाम पे कोई असर नहीं पड़ेगा इस चीज का, सरकार को पता था। तो ये नेक नीति से की गई भूल नहीं है। तो जो भूल होती है और नेक नीति से नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? चोरी। चोरी हुई है, लूट हुई है। चलिए चोरी लूट जो आपको अच्छा शब्द लगे वो कह लीजिए, हुई। अब चोरी और लूट भी कई बार घर में हो जाती है। मैं उधर देख रहा हूं, कोई पीछे से 4 रुपया निकाल गया, 10 रुपया निकाल गया, घर में चोरी हो जाती है, दुकान में चोरी हो जाती है। हर बार दुकान में चोरी हो तो दुकानदार का कसूर नहीं होता, पता नहीं लगता। तो क्या ये ऐसी कोई चोरी थी जो नादानी से हो गई? कई बार नादानी में हो जाती है ना, ध्यान कहीं और होता है, पता नहीं लगता। कई बार बड़ी चोरी भी हो जाती है, पता नहीं लगता इंसान को। क्या ये वैसी चोरी है? क्यों नहीं है? क्योंकि इस चोरी के बारे में सरकार को हर दिन चिट्ठी लिखी जा रही थी कि चोरी हो रही है। ये बात आज कैग ने नहीं कही है, सिर्फ ये बात उस वक्त कही जा रही थी। और कौन कह रहा था? फिर सरकार के अफसर चिट्ठियां लिख लिख के बात कह रहे थे उस टाइम। ये जो उस वक्त कोल सचिव थे हमारे, ईमानदार अफसर लगते हैं, कभी हमें उन्हें भी इस मंच पे बुलाना चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि देश की जनता के सामने सच्चाई बताएं। कोई एक पारख साहब थे, पारख नाम है ना उनका, आप पारख करके कोई अफसर थे, अब रिटायर हो गए हैं। आप बाकियों के लिए ताली बजाएं ना बजाएं, उस ईमानदार अफसर के लिए ताली बजाएं। हमारी उम्मीद है कि किसी दिन वो अफसर भी इस मंच पे आएंगे और पूरे देश को सच बताएंगे कि क्या हुआ। वो कोई छोटा मोटा अफसर नहीं है, वो कोई छोटा मोटा क्लर्क नहीं था किसी डिपार्टमेंट में। भारत सरकार का सचिव मतलब आईएएस अफसर में भी सबसे सीनियर आईएएस अफसर, जो मंत्री के बाद सबसे बड़ा अफसर होता है, वो अफसर था। चिट्ठी लिख के कह रहा था कि ये जो व्यवस्था से आप कर रहे हैं काम, इसमें हेराफेरी हो रही है, इसमें दबाव आ रहा है। वो कह रहा था खुद के दबाव में चीजें हो रही हैं, गलत चीजें हो रही हैं, देश का नुकसान हो रहा है, इसे कृपया जल्दी से जल्दी बदलिए। वो बार बार चिट्ठी लिख रहा है और उस चिट्ठी का विरोध कौन कर रहा है? उसके अपने मंत्री उसका विरोध कर रहे हैं। और मंत्री कौन थे? पहले शिबू सोरेन मंत्री थे। चलिए शिबू सोरेन के बारे में सरकार कहेगी
कि ये तो भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे और सारी दुनिया जानती है क्यों बने थे, क्या सेटिंग थी झारखंड में, क्या चल रहा था। हमारे प्रधानमंत्री राजा के बारे में भी ये कह चुके हैं। तो आप ये देखिए, शिबू सोरेन उस टाइम मंत्रालय में आते जाते रहते थे। आ गए मंत्रालय में, फिर मंत्रिमंडल से निकल गए, फिर झारखंड में चले गए, फिर मंत्रिमंडल में वापस आ गए। लेकिन एक दूसरा मंत्री था जो सारा वक्त इस कोयले की मंत्रालय का इंचार्ज था। वो किस पार्टी का था? कांग्रेस का अपना मंत्री था वो। और वो मंत्री बार बार लिख रहा है कि नहीं, नीलामी ना करवाओ, देश का बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसमें ये पेच है, इसमें वो पेच है, इसमें ये दिक्कत है, इसमें वो दिक्कत है। कहा कि ये कानून बनाए बिना नहीं होगा। कानून मंत्रालय से पूछा गया, कानून मंत्रालय ने कहा अरे पुरानी पॉलिसी भी तो बिना कानून की थी, आराम से बन सकती है, आप कल बदल लो इसे। सरकार का कानून मंत्रालय कह रहा है कि ये पॉलिसी कल एक छोटे से ऑर्डर से बदल सकती है। सरकार कह रही है नहीं नहीं नहीं, संसद जाना पड़ेगा, 2 साल लगेंगे कम से कम। तो ये ऐसी चोरी नहीं है जो कि आपकी आंख बंद थी, आप सो रहे थे, अचानक हो गई। ये वो चोरी है जिसमें कोई आपको आके जगा रहा था, कह रहा था भैया चोरी हो रही है, देखो देखो हो रही है, और आप कहें ना ना ना, दोबारा बार बार आप अपने अफसर के ऊपर लिहाफ ले ले, आप बार बार अपने ऊपर चादर तान ले, ना 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 नींद आ रही है। दूसरा कहे नहीं 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 चोरी हो रही है, ये डकैत आ गए हैं, आप कहे ना 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 नींद आ रही है। ये वो वाली चोरी है। ये कोई अनजाने में हुई भूल नहीं है, नेक नियति से नहीं हुई है। और जब इस किस्म की खुल्लम खुल्ला चीज हो तो उसे क्या बोलते हैं? डकैती। ये चोरी नहीं है, डकैती है। अब अगर ये डकैती है तो इसमें डाकू कौन कौन है और डकैती किस पे हो रही है? ये डकैती कोयले की डकैती नहीं है, ये डकैती आप और मेरे घर पे हुई डकैती है। इस देश के हर नागरिक के घर पे हुई डकैती है ये। और ये सिर्फ आपके और मेरे साथ हुई डकैती नहीं है। आपके मेरे साथ हुई तो चलो हमारी आधी जिंदगी गुजर गई है, बाकी आधी भी किसी तरह निकल जाएगी। ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ हुई डकैती है। ये हमारे बच्चों के साथ, पोतों के साथ, हमारे आने वाली इस देश की तमाम पीढ़ियों के साथ हुई डकैती है। क्योंकि कोयला एक लिमिटेड रिसोर्स है। एक बार निकल गया कोयला तो अगले 1-1.5-2 साल तक वो कोयला आएगा नहीं। ये इस देश की पीढ़ियों के साथ की गई डकैती है। डाकू कौन कौन है? हमारे साथियों ने सब इसका खुलासा किया। नहीं नहीं, मनमोहन सिंह कहेंगे मैं डाकू नहीं हूं, मैं वो आदमी हूं जिसको डाकू साथ में लेके आते हैं ना तिजोरी खोलने के लिए। वो मैंने पहले भी इस मंच से कहा है कि अभी तक हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो कि ये दिखाता हो कि प्रधानमंत्री खुद रिश्वतखोरी करते हैं। ऐसा कम से कम मुझे आस्था नहीं है। मेरी जो समझ है, आप असहमत होंगे मैं जानता हूं, आप में से कई साथी असहमत हैं। मेरी सिंपली ये बात है, जब तक इतने बड़े मंच से, जब तक मुझे मेरे हाथ में कोई प्रमाण नहीं हो, मैं वो नहीं कहूंगा। मेरी आज भी राय है कि मनमोहन सिंह खुद पैसे की दलाली नहीं करते हैं। मेरी ये भी राय है कि शिवराज सिंह पाटिल पैसे की दलाली नहीं, शिवराज सिंह चौहान और बुद्धदेव भट्टाचार्य जिनके यहाँ हैं, मेरी एक मोटी समझ है कि ये वो लोग नहीं हैं जो कि सीधा जिनके पास सूटकेस पकड़ाओ और उनसे काम करवा लो। एक व्यक्ति के रूप में रिश्वतखोरी की इनकी छवि नहीं है। लेकिन इस डकैती में इनकी क्या भूमिका है? देखिए, अगर आपको छोटी डकैती करनी होती है तो आप सिर्फ गुंडों से काम चला सकते हैं। अगर बड़ी डकैती दिन दहाड़े देश के सामने करनी हो तो आपको कुछ शरीफ चेहरों की जरूरत पड़ती है जिन्हें आप सामने रखें। सवाल ये नहीं है कि इस डकैती में मनमोहन सिंह के घर में कुछ पैसा पहुंचा या नहीं। मेरे विचार से नहीं पहुंचा। मेरे पास प्रमाण है कि नहीं? मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है कि पहुंचा है। जब तक प्रमाण नहीं होगा मैं नहीं कहूंगा कि उनके घर पहुंचा है। सवाल ये है, सर मैं अपनी राय बोल रहा हूं, आप अपनी राय बोलिएगा। मेरे लिए सवाल ये है कि अगर वो चाहते तो ये डकैती रुक सकती थी कि नहीं? अगर वो चाहते तो ये डकैती रुक सकती थी।
वो ना सिर्फ इस देश के प्रधानमंत्री थे, वो कोयला मंत्री भी थे। जब सबसे ज्यादा एलोकेशन हुए उस वक्त वो इस देश 2007 में सबसे ज्यादा एलोकेशन हुए हैं, उस वक्त मनमोहन सिंह इस देश के कोयला मंत्री भी थे, प्रधानमंत्री भी हैं, कोयला मंत्री भी हैं। उनके रहते अगर डकैती होती है तो जाहिर है उस डकैती की मुख्य नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की बनती है। उनके रहते हुए ये डकैती हुई, उनकी आंख के सामने हुई और उनके चाबी खोले बिना नहीं होती, इसलिए वो इसके जिम्मेवार हैं। लेकिन जैसा मेरा बाकी साथियों ने बताया है कि अकेले मनमोहन सिंह इस डकैती के जिम्मेवार नहीं हैं। ये जो डकैती वाली नीति है ये सन 1993 में शुरू हुई, नरसिम्हा राव ने शुरू की ये नीति, कांग्रेस ने शुरू की। उसके बाद ये यूनाइटेड फ्रंट की सरकार आई जिसमें जनता दल शामिल था, वाम पार्टियां शामिल थी, सब बड़ी पार्टियां शामिल थी। तब ये नीति चली, 9 एलोकेशन तब भी हुए। उसके बाद वाजपेयी जी की सरकार आई, जिस सरकार में फिर ये नीति चली डकैती वाली, उन्होंने 35 एलोकेशन किए। मनमोहन सिंह की सरकार आई, सरकार ने आते ही कहा भाई ये तो चोरी वाली नाली है, इसमें तो कुछ गड़बड़ है। और फिर सरकार ने क्या किया, नाली के बारे में शिकायत की और परनाला खोल दिया। उन्होंने 35 एलोकेशन किए, इन्होंने 117 एलोकेशन, 117 से ज्यादा, कितने 150 एलोकेशन इन्होंने किए। उन्होंने 35 किए, इन्होंने 150 एलोकेशन किए। इस चोरी में सब लोग शामिल हैं। और अगर प्रमाण चाहिए तो प्रमाण वो चिट्ठियां हैं जो इनके मुख्यमंत्रियों ने लिखी हैं। राजस्थान सरकार ने चिट्ठी लिखी, मध्य प्रदेश सरकार ने चिट्ठी लिखी, ये बीजेपी की दोनों सरकारें थी उस वक्त, इन्होंने चिट्ठी लिखी कि ये लुटेरी, ये जो डकैती वाली नीति है इसको जारी रखिए देश के हित में, और कुछ भी कर देने से देश का नुकसान हो जाएगा। ये चिट्ठी और किसने लिखी? ये चिट्ठी पश्चिम बंगाल की सरकार ने लिखी। मेरी फिर ये धारणा है, मेरे साथी फिर असहमत हो सकते हैं, कि इस देश की बाकी पार्टियों की तुलना में कम्युनिस्ट पार्टियां 2-4 सूद ज्यादा ईमानदार होती हैं पैसे के मामले में। स्थानीय स्तर पे बंगाल और केरल की सरकारों में घनघोर भ्रष्टाचार था, लेकिन केरल और बंगाल के बाहर कम्युनिस्ट पार्टियों ने जो नीतियां अपनाई हैं वो आमतौर पे लुटेरी नीतियां नहीं होती हैं। मेरे मन में इनके लिए 2 पैसा इज्जत है इन लोगों के लिए। और बुद्धदेव भट्टाचार्य व्यक्तिगत रूप से एक साधारण, मेरे जैसे घर में रहने वाले बिल्कुल साधारण किस्म के व्यक्ति हैं, कोई कोठियां नहीं बनाई है, कोई दलाली का पैसा नहीं खाया, ऐसी सूचना है। लेकिन उस कम्युनिस्ट पार्टी ने भी चिट्ठी लिखवाई, और वो उस वक्त सिर्फ एक सरकार की मालिक नहीं थी। आपको ध्यान होगा सन 2005 में इस सरकार की नब्ज कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में थी, सरकार की बाम अरोड़ी भी थी उन्होंने, कम्युनिस्ट पार्टियों ने पूरी सरकार का गला इस टाइम कम्युनिस्ट पार्टियों के हाथ में था सन 2005 में। उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टियों ने बंगाल से चिट्ठी लिखवाई, क्या कहा, ये डकैती की नीति बंद न कीजिए, ये देश के संघीय ढांचे के लिए बड़ी अच्छी है। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों चीजों का मिश्रण है। ऑब्जेक्टिव मतलब जो एक सच के एलिमेंट है, सब्जेक्टिव मतलब हमारी जिसको हिंदी में बोलते हैं ना सेटिंग, जो सेटिंग करनी होती है वो भी हो जाती है। इस नीति को जारी रखिए, लिखित है, ये कोई कहने की बातें नहीं है, टेलीफोन नहीं है, लिखित दस्तावेज हैं कि उन कम्युनिस्टों की सरकारों ने भी यही नीति अपनाई और ये सरकार को चिट्ठी लिखी कृपया जारी रखिए। तो अब डाकू कौन कौन है? ये जो संसद को रोक के रखे हुए हैं, ये जो नाटक कर रहे हैं कि हाय हाय देश में इतना भ्रष्टाचार है, इस दुख के मारे हम संसद को नहीं चलने दे सकते, ये लोग कौन हैं? ये भी डाकू हैं, ये सारे लुटेरे हैं, सब के सब डाकू हैं। मैं एक एक सांसद का नाम से नहीं कह रहा हूं, संसद में कई ईमानदार लोग हो सकते हैं, लेकिन ये जो तमाम बड़ी पार्टियां, बीजू जनता दल चिट्ठी लिखती है, सीपीएम चिट्ठी लिखती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का मंत्री है, कांग्रेस की तो कहने ही क्या, और बीजेपी अपनी चिट्ठियां लिखवाती है, ये तमाम इस नीति में शामिल हैं।
अगर इनको इस नीति से कोई एक विरोध था तो बताइए, पिछले 7 साल में इन्होंने संसद तमाम चीजों पे रुकवा देते हैं। ये लोग, ये कार्टूनों पे भी संसद रुकवा देते हैं। इन लोगों ने एक बार संसद रुकवाई कोयले के ऊपर। ये सब बातें अखबारों में आ रही थी उन दिनों। एक बार इन्होंने संसद में उठाया कि मनमोहन सिंह जी, हम सत्ता में नहीं है, लेकिन इस देश में डकैती हो रही है, खुल्लम खुल्ला हो रही है, हम इसका विरोध करते हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, हम संसद को आधे घंटे के लिए रोकेंगे। पिछले 8 साल में संसद को एक बार आधे घंटे के लिए रोका इन लोगों ने? नहीं रोका। अगर ये लोग चाहते कि ये नीति बदले तो जैसे अभी पिछले हफ्ते हुई ना, आरक्षण के ऊपर एक मीटिंग हुई, सब पार्टियां मिली और उन्होंने कहा हाँ जी संविधान संशोधन ले आओ, हम पास करवा देंगे। क्या इन लोगों ने कांग्रेस के साथ कोई ऑल पार्टी मीटिंग की कि ये नीति बदलने के लिए, अच्छा आपको कानून बदलवाना है ना, ले आओ परसों, हम एक दिन में पास करवा देंगे संसद में। ये दोनों मिल जाते तो पास हो जाता। तो ये सिर्फ भूल नहीं है, चोरी है। चोरी नहीं है, डकैती है। डकैती सिर्फ हमारे साथ नहीं है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ है। और इस डकैती में इस देश के तमाम बड़ी पार्टियां शामिल हैं। और इस डकैती का फायदा किसे मिला है? जिन्हें इस डकैती का फायदा मिला है वो इस देश के तमाम बड़े औद्योगिक घराने हैं। टाटा है, अंबानी है, तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों का नाम है। मुझे उम्मीद है कि किस दिन हम उन सब का भी चेहरा टांगेंगे। ये चीजें ऐसे नहीं होती हैं कि आपने अर्जी दे दी और कल आपकी अर्जी मंजूर हो गई और आपको अचानक 20,000 करोड़ रुपए का फायदा हो गया। ऐसे नहीं होती हैं चीजें। ये सब सेटिंग होती है, सब में लेन देन होता है। लेन देन की बात अभी सामने नहीं है तो हम नाम लेके किसी का नहीं कह सकते, लेकिन उसके भी कुछ प्रमाण आने शुरू हो गए हैं। जो खबर है वो ये है कि हर टन कोयले के पीछे 50 से 100 रुपए का रेट हुआ करता था कि इतने लाख टन कोयला ले लो, 50 और 100 के बीच में रेट हुआ करता था, उसमें सेटिंग होती थी। अगर उस हिसाब से देखें तो कम से कम 1-1.5 लाख करोड़ रुपए की तो रिश्वत दी गई होगी इस मामले में। और हमारे वित्त मंत्री कहते हैं कोई नुकसान नहीं हुआ। अरे तो रिश्वत देने वाले मुफ्त में रिश्वत दे रहे थे आपको, अगर उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा था इस चीज में। तो इसमें तमाम शामिल हैं। ये पहला बड़ा केस है जिसमें इस देश की पूरी राजनीतिक सत्ता और इस देश का पूरा औद्योगिक घराने, तमाम बड़े औद्योगिक घराने शामिल हैं इसमें, तमाम बड़ी पार्टियां शामिल हैं। एक आखिरी बात, अगर इस चीज के खिलाफ आपको संघर्ष करना है, देखिए अगर एक पार्टी होती तो बड़ा आसान था, पार्टी को हटा दो। एक मंत्री खराब हो तो मंत्री को निकलवा दो। दूसरा भ्रष्टाचार होता है नीतियों का, तीसरा भ्रष्टाचार होता है व्यवस्था का। ये व्यवस्था का भ्रष्टाचार है और इसे बदलने के लिए इस पूरी व्यवस्था को आपको ऊपर से नीचे तक बदलना होगा। उसके लिए कमर कसनी होगी, लंबी लड़ाई लड़नी होगी, राजनीति में उतरना होगा, हारना सीखना पड़ेगा, मुंह की खानी सीखनी पड़ेगी, लेकिन लंबी लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। धन्यवाद।